अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखें। ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमें कुछ फाइनल आंसर मिलता है। जैसे हम किसी की लेंथ मेजर करते हैं या किसी का मास मेजर करते हैं या कोई भी ऐसी क्वांटिटी। तो जैसे कि डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, उनसे हम ये चीज़ें मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है। जैसे हम एक स्टूडेंट की जो लेंथ है वो मेजर करते हैं अगर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 130 सेंटीमीटर। तो या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ हम मेजर करते हैं तो ये आता है। अब एक और स्टूडेंट अगर इसकी लेंथ को मेजरमेंट करता है तो वो 130 पॉइंट समथिंग आगे कह देता है कि हमारे पास आंसर 2 आ गया या 5 कोई भी। तो इसमें ऑल एक्यूरेटली जो नाउन है वो यही है कि इस 130 में 1 और 3 दोनों एक्यूरेटली नाउन है और ज़ीरो में कुछ डाउट हो सकता है कि ये 1 भी होता या 2 भी या इस तरह। तो कोई ना कोई इसमें चांसेस थे कि डाउटफुल होने के। इसी तरह जैसे ये 2 है तो ये 2 भी डाउटफुल है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू चेंज भी हो सकती थी, 1 हो सकता था, 3 हो सकता था। तो इसलिए ना हमने हर नंबर को एक वैल्यू देने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया है कि जिससे हमारी जितनी भी वो वैल्यूज़ जो एक्यूरेट नहीं होती लेकिन फिर भी वो आंसर हमारे लिए वैल्यूएबल होता है, तो हम उनको कंसिडर करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प लेते हैं। तो इसमें ये पहले 3 नंबर एक्यूरेटली नाउन है और ये डाउटफुल है, तो हम इस हम कहेंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जबकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जैसे मैंने अभी बात की है, तो किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें देखना होता है कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि एक्यूरेसी मेजर करने के लिए एक्यूरेसी पे भी बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी किसी भी क्वांटिटी की देखने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये है कि क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो। दूसरा ये है कि जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसकी स्किल कितनी अच्छी है। और तीसरा ये है कि कितनी हमने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेड की हैं, मतलब कितनी बार हमने अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है। तो तब हमें पता चलता है कि ये वाकई आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बात की है कि जब हम किसी भी वैल्यू की मेजरमेंट करते हैं तो अगर हमें वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलती तो हम उसको ज़ाया नहीं करते, बल्कि हम उसको नाम दे देते हैं प्रीसाइज़ वैल्यू। तो ये एक्यूरेट और प्रीसाइज़ में अगर फ़र्क हम देखें तो डार्ट बोर्ड आपने देखा है जिस पे वो निशाना लगाते हैं एथलीट्स वगैरह। तो उसमें ये होता है कि जब वो डार्ट लगाते हैं ना तो जो अच्छा माहिर निशानाबाज होता है उसका निशाना तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह उसके निशाने यहाँ पे लगते हैं, तो हम कहते हैं कि इसने मोर एक्यूरेट इसके रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें कि प्री साइज़ क्या होगा, तो प्री साइज़ में ये है कि वो बंदा अनाड़ी सा है, वो निशाना लगाता है लेकिन उसका निशाना सही निशाना लगता नहीं है, यहाँ पे लगता है या यहाँ पे लगता है या यहाँ पे या यहाँ पे। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट करें कि ये 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें इसको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है और यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये 4 पॉइंट समथिंग पे है, ये 5 पॉइंट समथिंग पे है, मतलब 4.9 है, 5.1 है, 4.8 है, 4.7 है। तो ये जितने भी आंसर्स हैं ये प्रीसाइज़ कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये सारे आंसर्स एक दूसरे के तो बहुत करीब हैं लेकिन फ़ाइनल आंसर से दूर हैं, तो हम इसको प्रीसाइज़ वैल्यू का नाम दे देते हैं। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ये 0.1 है, 0.2 है, 0.4 है सेंटीमीटर, तो ये बड़े एक्यूरेट आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे मोर एक्यूरेट लेस प्रीसाइज़, जबकि इस केस में हम कहेंगे कि मोर प्रीसाइज़ लेस एक्यूरेट। तो इस तरह जो भी हमारे पास आंसर आया हमने उसका कुछ ना कुछ सलूशन बना लिया। तो ये पॉइंट अब आपने याद रखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में जब भी हम कोई नंबर्स लिखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो फर्दर इसको देखने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो ये रूल्स आपने याद करने, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बताएं। तो इसमें सबसे पहला रूल लिखा हुआ है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब नॉन ज़ीरो कौन से हैं? ज़ीरो को छोड़ के सारे नंबर लिख लें आप, 1
3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। फिर दूसरा रूल ये है कि ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब हमारे पास एक आंसर लिखा हुआ है 2002, तो इसमें दोनों ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है, तो हम कहेंगे इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर कोई और नंबर है 1, इस तरह नंबर को लिखा हुआ है, तो इसमें भी ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है, तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। और इसमें टोटल जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद है कि फ़ाइनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो एंड पे होते हैं ज़ीरो, तो अगर तो वैल्यू हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में है, मीन्स कि हमारे पास कोई वैल्यू है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, इसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे ये लिखा हुआ है 2.00, तो इसमें ये दोनों ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। लेकिन अगर ये वाले ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो हों, लीडिंग ज़ीरो का मतलब है कि इस पॉइंट को हम ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास कोई वैल्यू है 0.021, तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो ये 2 ही होंगे, क्योंकि लीडिंग ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो ये भी इसका एक पॉइंट है। इसी तरह जो वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में जैसे 10⁻⁻⁷ लिखा होता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। उससे पहले वाला नंबर हो सकता है, लेकिन जो 10⁻⁻ में वैल्यू लिखी होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसी तरह इसमें एक और पॉइंट जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर ये जो नंबर है थर्ड पॉइंट वाला, इसमें हमने कहा कि डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो फिर जो है उस केस में ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन सिंपल नोटेशन में लिखा हो, जैसे लिखा हुआ है 2000 kg, तो हम कहें कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इस केस में ये होता है कि हम देखते हैं उसका लीस्ट काउंट देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बस इतना याद रखें कि ये मेजरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम उसकी मेजरमेंट को कैसे कंसिडर करते हैं। मींस के यहाँ पे इस केस के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं, आपने सिंपली इसको याद रखना है कि इस केस के अंदर हम ये करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ ज़ीरो ऐसे लिखे हुए हैं, तो उस केस में हम इन ज़ीरो को कंसीडर नहीं करते, तो हम कहते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है। लेकिन ये है कि अगर हमें इसका लीस्ट काउंट पता चल जाए, फॉर एग्जांपल अगर इसका लीस्ट काउंट 1 kg है, लीस्ट काउंट मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट वैल्यू वो मेजर कर सकता है, तो अगर तो इसका लीस्ट काउंट 1 kg है ना, तो फिर ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि उस केस में फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2000 पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब है कि 1 kg की वजह से भी इसमें डिफरेंस आ सकता है, तो इसलिए इस केस में ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन इस केस में हम एक सिग्निफिकेंट फिगर इसका कंसीडर करेंगे। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कुछ ना इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम कुछ नंबर्स को लिखते हैं सिंपल नोटेशन में। तो सिंपल नोटेशन का मतलब क्या होता है कि हमने किसी नंबर को ऐसे ही लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है 550 या कोई भी नंबर है, ये सिंपल नोटेशन है बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी नंबर को 10 की पावर में लिखना। जैसे यही नंबर है तो इसमें डेसिमल नहीं है, तो जिसके डेसिमल नहीं होता उसके लास्ट पे डेसिमल लगा के हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स हम इधर आएंगे 1.23 इंटू 10⁻², क्योंकि 2 पॉइंट हम इधर आए हैं, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर कोई नंबर माइनस की पावर में है, माइनस की पावर में जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन का यही फ़ायदा होता है कि बहुत बड़े नंबर्स को हम 10 की पावर में लिख के उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें आती है एक प्रीफिक्स फॉर्म। तो प्रीफिक्स फॉर्म का मतलब ये है कि जिस नंबर के बीच में हमने कोई प्रीफिक्स यूज़ किया होगा। अब प्रीफिक्स क्या होता है, देन वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट। तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ 12 मीटर,
तो ये हमने एक नंबर लिखा, ये इसका यूनिट लिख लिया। अगर ये वैल्यू हम किसी और क्वांटिटी में मेजर करते हैं, लेट्स सपोज सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं 120 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटी है, सेंटी लिखने की वजह से ये जो है ये इसकी प्रीफिक्स फॉर्म बन जाएगी। हम इसको प्रीफिक्स फॉर्म कहेंगे, इसको प्रीफिक्स फॉर्म नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो जिस भी नंबर के अंदर कोई प्रीफिक्स यूज़ हुआ होगा, प्रीफिक्स बहुत सारे हैं, माइक्रो है, मिली है, इसी तरह नैनो है, पीको है, बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं जिनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, टेबल में दी हुई हैं बुक में, तो वो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक और इसकी फॉर्म आती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि ऐसी फॉर्म के जिसमें जो नंबर्स हैं वो इस तरह लिखे हों कि उसका डेसिमल फ्रैक्शन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो, 1.2 इंटू 10⁻³ तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, 91.2 इंटू 10⁻10, तो ये जो नंबर है दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही होगी जिसमें डेसिमल पॉइंट हमेशा कहाँ होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको स्टैंडर्ड बनाना है, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस पॉइंट को मूव करके इधर लाना पड़ेगा हमें, और उसके केस में फिर 10 रेज़ की पावर ये जो है ये चेंज हो जाएगी। तो जब भी हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट हमारा हमेशा कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अगर ये ऐसे लिखा हो ना 0.01 इंटू 10⁻², तो दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अच्छा, इसमें लास्ट पे ना राउंडिंग ऑफ रूल्स हैं, वो भी ज़रा देख लें कि मैंने ये नंबर सारे लिख दिए हैं, एक ही वैल्यू है और इसमें मैंने सारे नंबर जो हैं वो एक साथ लिख दिए हैं समझने के लिए इसको। अब इसमें देखें कि हमने ना अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, जबकि अभी इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सब के अंदर। ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे पहले डेसिमल पॉइंट आया हुआ है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो उसके लिए हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। तो अब हम करते ये हैं कि हम देखते हैं इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये है, राउंड ऑफ मतलब ये है कि हम एक ऐसा राउंड चलाते हैं जिससे आखिरी नंबर को जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो देखते हैं हम, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये जो पहले नंबर्स हैं 0 से लेके 4 तक, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1.9 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर ये नंबर हमारे पास लास्ट वाला जो नंबर है उसी को हमने राउंड ऑफ करना है ना, तो लास्ट वाला नंबर अगर हमारे पास इवन नंबर है और 5 से ग्रेटर है, जैसे ये 5 से ग्रेटर इवन नंबर है, ये 5 से ग्रेटर इवन नंबर है, तो इन दोनों केसेस के अंदर भी हमारा जो आंसर है दैट विल रिमेन 1.9, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 से ग्रेटर ऑड नंबर है, जैसे कि ये वाला नंबर हमारे पास आ गया 1.97 और 1.99, तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, और वो ये कि हम उससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे। तो अब 9 में जब हम एक ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, मींस के एक कैरी इधर चला जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 2.0। यहाँ ज़ीरो लिखना ज़रूरी है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमने 2 ही नंबर यहाँ पे लिखने हैं। अब आ गया 1.95 वाला केस, ये वाला केस रह गया। तो इस केस के अकॉर्डिंग हमें फिर से एक चीज़ देखनी पड़ती है। अब देखें हमारे पास कितने रूल बन गए हैं। एक ये वाला कि 5 से लेस नंबर पे कोई चेंज नहीं, 5 से ग्रेटर इवन नंबर पे कोई चेंज नहीं, 5 से ग्रेटर ऑड नंबर पे चेंज है, तो ये वाला पॉइंट रह गया। इस पॉइंट को हम इस तरह याद रखते हैं कि हम देखते हैं कि अगर 1.95 के बाद वाला नंबर, बल्कि हम ये देखते हैं कि इससे पहले वाला नंबर अगर तो वो ऑड होगा तो फिर हम इसमें चेंज करेंगे।
लेकिन अगर इससे पहले वाला नंबर इवन होगा, ठीक है, लास्ट नंबर 5 है और उससे पहले वाला नंबर इवन है, तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट अब आपने याद रखना है। मैं दोबारा इसको यहाँ लिखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो वैल्यू थी 1.95, तो इसके लास्ट वाला नंबर जो है वो है 5। तो ये 5 अगर हमारे पास आ गया और इससे पहले वाला नंबर अगर तो ये इवन नंबर होगा तो फिर हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले वाला नंबर हमारे पास आ गया ऑड, तो फिर हम इसमें चेंज करेंगे। और वो चेंज क्या होगा कि ये 1.9 की बजाय ये 2.0 बन जाएगा, जबकि इस केस में नो चेंज है तो ये 1.9 ही रहेगा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये ऑड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर ये इवन नंबर होता 8 होता तो उसमें कोई चेंज नहीं होना था। ऑड होगा तो चेंज होगा, इवन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये देखें ये आंसर गलत है। ये हमारे पास जो गिवन को एक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1.8 होता ना, यहाँ पे 1.98 1.9 बल्कि यहाँ लिखता हूँ 1.85 होता, तो फिर इसका आंसर 1.8 ही रहता, कोई चेंज इसमें हम नहीं करते। तो ये पॉइंट अब अपने लाजमी इसमें याद रखना है। तो फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपने लाजमी पूछना है।